सो हेलो एवरीवन, दिस इज CACS स्पर्श रानी दिस साइड। अब आपको काफी टाइम हो गया अब आपका पेपर देके। अब मुझे लगा कि दिस इज द टाइम टू गिव द रिव्यू ऑफ योर CA फाइनल IBS पेपर। क्या होता है ना, फैकल्टीज जल्दी सेम डे पे रिव्यू, देखो अब लास्ट पेपर था इसलिए मैंने भी कोई जल्दबाजी नहीं की रिव्यू के लिए, और जरूरत भी नहीं थी कि एकदम से आपको रिव्यू पता चले। ठीक है, तो देखो एक ओवरऑल मैं बता देता हूँ, ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पे हर चीज के आपको सॉल्यूशन बताए जाएंगे, उसकी अभी जरूरत नहीं है। जब तक इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन नहीं आते हम लोग स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारे आंसर्स और इंस्टीट्यूट के आंसर में फर्क होता है, फिर वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है XYZ। वो हम नहीं चाहते, जब तक इंस्टीट्यूट के आंसर्स नहीं आते तब तक हम आंसर्स के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। रेदर देन व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इज क्या था आपका पेपर पैटर्न, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या हुआ और आगे इससे क्या एनालिसिस कर सकते हैं। बिलीव मी माय फ्रेंड, इफ यू डू द एनालिसिस एवरीथिंग इज जस्ट डेटा। हर चीज सिर्फ डेटा है, और वो डेटा हमने कलेक्ट किया है इस पेपर का, एंड डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इट। दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड द एग्जाम इन नवंबर 24, बट सॉरी उससे भी ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम इन देयर नेक्स्ट अटेम्प्ट। सबसे ज्यादा हेल्पफुल उनके लिए, जो हो गया जिसका हो गया वो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आंसर्स जान के, वो जान के अपनी एंजाइटी क्रिएट मत करो। जो पेपर दिया है आपने, एक बार पेपर समझ लो किस तरीके का पेपर था। कोई स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने एकदम ही जिनका पेपर हो गया था, जिनको समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स को फाइनल में कि शायद ये ना क्लियर हो, तो आगे क्या चीजें एक्सपेक्टेड है वो चीजें देख लो और समझ लो। ठीक है, चलो, सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो देखो ये था आपका जनरली जिन्होंने सब पेपर दिए थे। कुछ मेरे ख्याल से एक अलग पेपर भी था फॉर सम स्पेशल, कहीं पे कुछ अलग पेपर भी था, वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट जनरली जो स्टूडेंट ने पेपर दिए थे, कुछ यही पेपर था जो आप लोगों ने दिया था। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल ओवरऑल सबको पता है 5 केस स्टडीज थी, जिसमें आपको 4 सॉल्व करना कंपलसरी था, एक आपके लिए ऑप्शन में दी जाती है। तो क्या क्या था, पहले मैं एक बार आपसे ये डिस्कस करता हूँ कि पहले पेपर में क्या क्या था, या कौन सी केस स्टडीज में क्या क्या पूछा गया था। तो देखो पहले जो आपकी केस स्टडी 1 थी, उसमें आपका FR का एक प्रोविजन का क्वेश्चन था और एक गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन था, इंडेक्स 20 का। AFM का कोई क्वेश्चन नहीं था, उसमें ऑडिट का गोइंग कंसर्न रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक गोइंग कंसर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है, एक बार आप समझ लो पहले एक ये। देखो, रादर देन जंपिंग ऑन टू द क्वेश्चंस, मैं आपको पहले यहाँ कुछ एक चीजें बताना चाहता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे भी जंप करेंगे थोड़ा। ठीक है, DT का एक आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड टैक्सेबल इनकम का और टैक्स का एक क्वेश्चन था, जो बेसिक सब में आ ही रहा है आजकल। उसके बाद IDT में बेसिक सा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का क्वेश्चन था, ट्रीटमेंट ऑफ IGST और सप्लाई आउटसाइड इंडिया, ये भी बेसिक क्वेश्चन थे, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं थी। IDT के मैं DT IDT ये मानता हूँ आपके लिए, जितना ज्यादा ये लोग DT IDT देंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ओवरऑल इसमें मैंने सारी केस स्टडीज में क्या क्या टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने कितने मार्क्स उसमें दिए हुए थे, तो रफली यहाँ मैंने ये आपको, मैं टेलीग्राम पे भी ये शीट मिल जाएगी, जो पेपर रिव्यू है ये भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। टेलीग्राम लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पे एक बार देख लेना। ज्यादा क्या है, आपको वो देख लो, आप इसमें देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे लॉ में जो एक्सपेक्टेड था, ECB क्वेश्चन आया था केस स्टडी 2 में, छोटा सा एक MCQ क्वेश्चन था, बट डेफिनेटली मुझे एक्सपेक्टेड था, वो आया था। फिर उसके बाद ऑपरेशन, देखो लॉ, मैं एक ये बात मानता हूँ कि यहाँ पे जो ये पेपर था ना, देखो मैं मानता हूँ लेंदी था, हर चीज आपकी मानी मैंने, बट एक चीज आप एक बार समझ लो कि इतना ज्यादा इन डेप्थ इसमें फिर भी क्वेश्चंस नहीं थे कि बिल्कुल एकदम डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछे गए। आपके पास अगर रफली आपके नोट्स और आपके पास मटेरियल है, तो मैं मानता हूँ आप ये पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे, बट नेवरदलेस वहां 4 घंटों का प्रेशर और यहाँ मेरा बात करने का प्रेशर में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो डेफिनेटली आप लोग का, वो मैं जानता हूँ, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे, तो मैं वही जानता हूँ, वो 4 घंटे को प्रेशर में जो चीजें यहाँ पे सिंपल दिखती है, वहां पे वो चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। ऑल इन ऑल पेपर पेपर थोड़ा सा अबव एवरेज था, बट वहां पे 4 घंटे के प्रेशर में, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सिर्फ सिंगल ग्रुप के लिए अपेयर कर रहे थे, दैट वाज ग्रुप 2, तो उनके लिए शायद एफआर और AFM के कुछ क्वेश्चंस में शायद उनको डिफिकल्टी गई होगी। FR में मैं जानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्टी थी, FR में उन्होंने थोड़े से मतलब यानी ऐसे बाहर के क्वेश्चंस नहीं बोलूंगा, इन डेप्थ जाके क्वेश्चन, कुछ मेरे सुनने आया था कि सर बाहर से पेपर आया था, बाहर से क्वेश्चंस आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। हाँ, ऐसा था कि कहीं कहीं पे उन्होंने गुगली डाली थी, FR में थे ऐसी चीजें कुछ, जो आपको अगर नॉलेज अच्छा नहीं है आपका, या आपका कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं है, या ब्रश अप नहीं किया है आपने, तो वहां प्रॉब्लम जाएगी।
और वो हुआ मैंने एफआर में देखा। मैं बार बार बोल रहा था एफआर में ये प्रॉब्लम जा सकती है। सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका वो हम आगे बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ सबका मैंने दे दिया है किसमें कितना वेटेज था, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या केस स्टडी में था। सर पूरा केस स्टडी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, आपने तो यार वैसे भी पढ़ा हुआ है। बाकी जो स्टूडेंट्स है मैं आपको मिल जाएगा पेपर, आप एक बार केस स्टडी से गो थ्रू कर लेना क्या क्या क्वेश्चन थे कैसे थे। आंसर अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, आंसर हम डिस्कस करेंगे जब सजेस्टेड आंसर आ जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने ना एक चीज आप लोग के लिए बनाई है, ये वेटेज एक मैं जानता था कि ये मैं चाहता था कि ये आप लोग से मैं डिस्कस करूँ ये चीज। देखो एक तो सबसे ज्यादा डाउट जो मेरे पास आते हैं जो स्टूडेंट्स के, सर हमारा सिर्फ एक सिंगल ग्रुप है, हमने एफआर बहुत समय पहले पढ़ा है या पढ़ा ही नहीं है वॉट एवर द केस में भी, तो उसमें सर क्या करना है। एक बात आप समझ लो, यहाँ पे मैंने अभी का जो पेपर था रफली यही पैटर्न पिछले पेपर में भी था रफली, मतलब ज्यादा इससे कोई डिफरेंस मुझे नहीं मिला। इसके आसपास ही 5-6% का अगर डिफरेंस रहा होगा कोई रहा होगा, मेजरली उतना ही डिफरेंस था। तो आप यहाँ देखो जो मैंने आपको बोला था, ये लोग एक तो एफआर पे फोकस कर रहे हैं अच्छा खासा 19%, या आउट ऑफ 125 में कवर कर रहा हूँ है ना, पांचों के स्टडी का मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एफआर के 23 मार्क्स के क्वेश्चन से, उसके बाद एएफएम को रफली इन्होंने 14 मार्क्स का रखा था, जिसमें मैं मानता हूँ बहुत सारा मैनेजेबल था, कुछ थोड़ा ही पार्ट था जो अगर आप लोग को अगर जाके ढूंढोगे तो फिर भी वो भी मतलब सॉल्व हो जाएगा, मैनेजेबल था। एक जनरल टाइप का क्वेश्चन था जो कि 2 मार्क का एक एमसीक्यू था कि उसमें आपका कमीशन कितना बनेगा, तो वो भी मैं एएफएम में ही काउंट कर सकता हूँ, बट मैंने उसको जनरल में रखा है, तो वो इसमें काउंटेड नहीं है। जो आप पीछे शीट देखोगे उसमें काउंटेड नहीं है, तो वो जनरल में। तो एएफएम का यहाँ पे 11% का वेटेज था। उसके बाद सर ऑडिट में क्या था सर, ऑडिट में भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। हाँ, बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आपके बेस अगर क्लियर नहीं है ऑडिट का, तो आपको उसमें प्रॉब्लम जा सकती थी। तो ऑडिट को एक बार आपको रीड जरूर करना है, जो मैंने पहले भी बताया था, ऑडिट को एक बार रीड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद डीटी सर 18 मार्क्स, ये कम ज्यादा होते रहेगा 15% 20% के बीच में। डीटी आईडीटी दोनों आप समझ लीजिए रफली हर बार ऐसे ही होगा, आपका 40 to 45% आपका डीटी आईडीटी कवर करेंगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैंने पहले भी बोला, पिछले अटेम्प्ट में भी हुआ, इस अटेम्प्ट में भी हुआ, 40 to 45% वेटेज आपका हमेशा डीटी आईडीटी कवर करेंगे। और आप इसमें देखोगे डीटीआईडी के क्वेश्चंस मैनेजेबल थे, अगर आपने अच्छे से डीटीआईडी वो जो कि पढ़ा ही होगा, बिकॉज आपके ग्रुप में ही था वो, तो आपने डीटीआईडी अच्छे से पढ़ा ही होगा, आपके पास वहां पे नोट्स भी है, एडिशनल हेल्प सब मिल गई, तो ये काफी मैनेजेबल था जो डीटीआईडी का पार्ट था, मैं मानता हूँ इस पेपर के लिए। और ये मेरे ख्याल से ये पैटर्न इंस्टीट्यूट फॉलो करेगा ही करेगा, बिकॉज वो भी एक जानता है कि जो स्टूडेंट्स है, जो कहीं ना कहीं देखो हर बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आएंगे जिनके पास सिर्फ एक सिंगल ग्रुप बचेगा, हो सकता है जिसका एक क्लियर हो जाए इस अटेम्प्ट में, बट सेकंड रह जाए, नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट के लिए आए, तो फिर से उसके लिए वापस से एफआर एएफएम ऑडिट पढ़ना शायद उतना पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए, द 40-45% वेटेज शुड बी गिवन टू डीटी आईडीटी, जो इस अटेम्प्ट में भी हुआ था। उसके बाद सर लॉ लॉ भी सर काफी बेसिक से क्वेश्चन आए थे, ज्यादा कोई भी डिफिकल्टी, सॉरी, ज्यादा कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी लॉ में, बेसिक से क्वेश्चन थे, दिक्कत नहीं जाती अगर आपके पास मटेरियल होता, वहां पे होगा आई गेस सबके पास तो सही मटेरियल होगा, तो मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ, एससीएम में वेरिएंसेस का क्वेश्चन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मुझे भी, बट उन्होंने दे दिया वो क्वेश्चन, तो वहां पे आपके पास अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर लेंगे, आपके एसपीओ में भी वो कवर्ड है। तो रफली मैं बोलूंगा आपको, ये देखो ये पेपर पैटर्न था इस तरीके का। अब यहाँ पे आप देखो सर, अगर हमसे एफआर ही नहीं हो पा रहा है, एफआर में बहुत प्रॉब्लम जा रही है, सर एफआर तो कर ही नहीं सकते हम, हमारा सिंगल ग्रुप है, कभी पढ़ा ही नहीं है, तो सर क्या करें। देखो मैं आपको रफली बताऊं, ये 23 में से सॉरी 23 में से हमेशा 10 to 12 या 13-15 आपके हिसाब से जो भी अब रहेगा, 10 to 12 मार्क्स हमेशा जो रहेंगे वो काफी मैनेजेबल और इजीली आप उसको फाइंड कर पाएंगे। तो रही बात जो 5-10 मार्क की आपके पास बचेगा, वो देखो सर वो कोई भी सब्जेक्ट में वैसा गूगली हो सकता है, आप समझिए। आप वो 5-10 मार्क्स के चक्कर में आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं ऑफ आईबीएस। इस पेपर में मैंने, इस पेपर के पहले जब मैं वहां गया था सेंटर पे, तो मैंने यही चीज स्टूडेंट के बीच में जब मैं बात कर रहा था, तो सर बार बार एफआर 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 एफआर, सर वो 5-10 मार्क के चक्कर में आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे थे आईबीएस के लिए। आईबीएस में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पे आपको 4 घंटे बैठ के एकदम कंसंट्रेशन के साथ पहले आपको केस स्टडी रीड करना है, उसके बाद आंसर फाइंड करना है, टॉपिक देखना है कौन से टॉपिक का हो सकता है, अगर आपके पास जो इंडेक्स है वॉट जो भी वहां पे आपके पास मटेरियल है, वो मटेरियल को गो थ्रू करना है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है। जब वो ही स्टार्टिंग से आपका नहीं रहेगा,
तो वहां पे जो चीजें मैनेजेबल है ना वो भी बहुत बड़ी लगने लगती है। केस स्टडी स्टोरी लेंदी थी, हाँ वो फॉर्मेट किया गया है। तो उससे आप एक क्या कर सकते हैं कि आप हमेशा हमेशा हमेशा, जो मैंने अभी भी आपको रूल बताया था, कि सबसे पहले आप फेमिलियर चीजों को सॉल्व करेंगे और हमेशा टाइम बाउंड रहेंगे। एक केस स्टडी को कितना टाइम देना है वो हमेशा टाइम बाउंड रहेंगे। तो ऑल इन ऑल मैंने आपको बताया, पेपर वॉज अबोव एवरेज पेपर था। ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, और जो भी और चीजें मुझे समझ में आएगी मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो देखो, ये रिव्यू उस तरीके का नहीं कि मैं आपको सब चीजों के आंसर बताते जाऊं, आपके सामने केस स्टडी पढ़ते जाऊं। उतना आप खुद करेंगे, और अब जब तक सजेस्टेड आंसर्स नहीं आते तब तक आंसर्स और इन लफड़ों में मत पड़ो। रिजल्ट आने दो, आराम से आपका पेपर हो गया है। जो स्टूडेंट्स अभी अपियर कर रहे हैं वो अगर तो सोच रहे हैं, तो आप इस जो पेपर है इसको छोड़ के आप बाकी अपने पेपर सॉल्व कीजिए जिसके आंसर्स ऑलरेडी आपके पास है। देखो, फालतू आंसर्स, आप अगर कुछ गलत हो जाएगा और आपने अगर उसको करेक्शन नहीं किया एग्जाम के पहले, आप वही एग्जाम में अगर रिपीट हो गया और वो आप गलती करके आ गए, तो फालतू में आप अपने मार्क्स गवाओगे। तो जब तक सजेस्टेड आंसर नहीं आते तब तक हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे आंसर्स पे। और उसके बाद जो भी चीजें हैं मैंने आपको बता दी, किस तरीके का पेपर था, क्या पैटर्न था, क्या क्या वेटेज था टॉपिक्स का, और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बस इतना ही मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए।